पहले अनपढ़ अनाड़ी गंवार आतंकवादी बनते थे, जिहादी बनते थे। अब डॉक्टर, इंजीनियर, कंप्यूटर साइंस, प्रोफेसर, पीएचडी होल्डर, लेक्चरर, ये आतंकवादी बन गए। अब आप सोचो कि अगर डॉक्टर जिसका काम है जिंदगी लेना, अगर वो सुसाइड बम्बर बन सकता है तो उसने इलाज करने के दौरान कितने लोगों को मारा होगा, कितने लोगों को इंजेक्शन से मारा होगा, कितने लोगों को दवाइयों के रिएक्शन से मारा होगा। चीन वाला डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर आतंकवादी वहां क्यों नहीं बन रहा है? जापान वाला क्यों नहीं बन रहा है? सिंगापुर वाला क्यों नहीं बन रहा है? चीन सुरक्षित इसलिए है कि उसने 18 साल तक कॉमन एजुकेशन सिस्टम लागू कर दिया कि सब लोग जो मैं पढ़ा रहा हूं वो पढ़ोगे, अपना जो पढ़ना है बाद में पढ़ना। मोटा मोटा एक अंतर बताता हूं, धर्म जोड़ता है, मजहब तोड़ता है। लेकिन वो धर्म की स्वतंत्रता को मजहब की स्वतंत्रता मान के बैठे हुए। मजहब क्या कहता है? जो मुझे मानेगा वो पाक, जो हमारे नहीं मानेगा नापाक, और जो नापाक है उसको मारो पीटो। वो व्यक्ति 3 घंटे गाड़ी में बैठा रहा। 3 घंटे में न उसको अपने माँ बाप की याद आई, न बीवी की याद आई, न बच्चों की याद आई। वो ऐसा जहर था कि केवल आदमी को ऐसे कपड़े पे लगा दो, सूंघ ले तो आदमी मर जाए। इस घटना के बाद से मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, मुसलमानों के ऊपर शक की निगाह से देखा जा रहा है। नहीं, बचा कौन? इलेक्ट्रीशियन पाया पकड़ा जा चुका है, प्लम्बर पकड़ा गया, फिटर पकड़ा गया, मैकेनिक पकड़ा गया। समाधान यह है, जब मुगल चले गए मदरसा बंद किया जाए, अंग्रेज चले गए मॉन्टेसरी स्कूल, मिशनरी स्कूल बंद किया जाए। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। दिल्ली धमाके से दहल उठी, पूरा देश सन्न है क्योंकि इसमें शामिल सारे लोग, पूरा का पूरा गिरोह ये डॉक्टर थे। मीडिया में बताया जा रहा है एक नया टर्म कॉइन किया गया है, व्हाइट कॉलर जिहादी। लेकिन चिंता की बात यह है कि डॉक्टर्स अगर ये काम कर रहे हैं, वो जिहाद के लिए खुद को हमलावर बनने को तैयार है, तो वो क्या कर रहे होंगे अपने मरीजों के साथ? हिंदू मरीज जो उनके पास जाते होंगे उनके साथ वो क्या बर्ताव करते होंगे? ये एक बड़ा सवाल है। ये बड़ा सवाल इसलिए भी है कि जिसकी मानसिकता पूरी तरीके से ये जिहादी टाइप की हो जाए, वो न सिर्फ देश के लिए बल्कि मानवता के साथ वो एक खतरा बनकर के सामने आ जाएगा। ये तो अभी डॉक्टर है, पता नहीं कल इंजीनियर, ड्राइवर, ट्रेन ड्राइवर, एरोप्लेन के पायलट, ये कोई भी इस तरह का मॉड्यूल निकल सकता है। और ये कितनी बड़ी चिंता है, ये जानने और समझने के लिए हमारे साथ हिंदुस्तान के PIL मैन अश्विनी उपाध्याय जी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। जब आपको ये मालूम चला कि इस पूरे नेटवर्क में डॉक्टर्स ही डॉक्टर्स हैं, तो आपको पहला ख्याल क्या आया? देखिए, मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि MBBS किए हुए हैं और अब तो इनका हाल हो गया है कि मास्टर ऑफ बम ब्लास्ट एंड सुसाइड हो चुका है इनका पूरी तरीके से। पहले अनपढ़ अनाड़ी गंवार आतंकवादी बनते थे। बड़ा अच्छा नाम दिया आपने, मास्टर ऑफ बम ब्लास्ट साइंस, बम ब्लास्ट सुसाइड बम्बर होते हैं ना ये तो। बाप रे बाप, मास्टर ऑफ बम ब्लास्ट एंड सुसाइड बम्बर। तो पहले अनपढ़ अनाड़ी गंवार आतंकवादी बनते थे, जिहादी बनते थे। बाद में इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, मैकेनिक, फिटर, 8वीं 10वीं पास ये बनने लग गए। और अब और ज़्यादा अपग्रेड हो गया। अब डॉक्टर, इंजीनियर, कंप्यूटर साइंस, प्रोफेसर, PhD होल्डर, लेक्चरर, ये आतंकवादी बन रहे हैं। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है। अब आप सोचो कि अगर डॉक्टर जिसका काम है जिंदगी लेना, अगर वो सुसाइड बम्बर बन सकता है तो उसने इलाज करने के दौरान कितने लोगों को मारा होगा, कितने लोगों को इंजेक्शन से मारा होगा, कितने लोगों को दवाइयों के रिएक्शन से मारा होगा, कितने लोगों को जहर का इंजेक्शन दे के मारा होगा। अब तो एक लेडी डॉक्टर भी पकड़ी गई है, तो उसने हो सकता है कि बहुत सारी महिलाएं जो इलाज करने आई हों उनके पेट में नसबंदी कर दिया हो, कुख में उनके बच्चों को गायनेकोलॉजिस्ट बनाई जा रही है। तो ये बहुत बड़ा खतरा है। और जब डॉक्टर अगर सुसाइड बम्बर हो सकता है, कल को ट्रेन के इंजन में केवल 2 ही लोग होते हैं, पता चला एक जिहादी बन गया, उसने दूसरे ड्राइवर को मार दिया और ट्रेन ले जाके कहीं पर दूसरे ट्रेन से टक्कर मार दिया। आपके जहाज में 2 ही पायलट होते हैं, अगर उसमें से एक जिहादी निकल गया तो दूसरे वाले को पायलट को मारेगा और ले आके जहाज कहीं भी गिरा देगा। कल को फिर मेले में जो बड़े बड़े झूले लगते हैं, एक बड़े बड़े झूले होते हैं, 100 लोग झूलते हैं, पता चला उसने एक पिन निकाल दिया, झूला पूरा नीचे आ गया। कल को बहुत सारी जो अपनी नाव होती हैं बड़े बड़े, उसमें 500-500 लोग पार करते हैं, पता चला उसने जाके बीच में जाके कहीं आपके नाव को डुबो दिया। तो ये बहुत बड़ा खतरा हो गया है। और जब देश की राजधानी में ये हो जाए तो खतरा और बढ़ जाता है। अगर दिल्ली NCR में ये हो सकता है तो लोग कल्पना कर सकते हैं कि वो बंगाल के बॉर्डर पे मुर्शिदाबाद में क्या हो रहा होगा, किशनगंज में क्या हो रहा होगा, अररिया में क्या हो रहा होगा, केरल के बॉर्डर पे क्या हो रहा होगा। फिर चिंता बढ़ जाती है। लेकिन एक बात ये है मनीष जी
कि क्या कारण है हमारे देश का पढ़ा लिखा डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेसर आतंकवादी बन जाता है, चीन वाला डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेसर आतंकवादी वहां क्यों नहीं बन रहा है, जापान वाला नहीं बनता। जापान वाला क्यों नहीं बन रहा है, सिंगापुर वाला क्यों नहीं बन रहा है? आखिर क्या कारण है कि चीन में बम ब्लास्ट नहीं होता, चीन में आरडीएक्स नहीं पाया जाता, चीन में जिहाद नहीं है, चीन में मजहबी उन्माद नहीं है, चीन में पत्थरबाजी नहीं है, जबकि पाकिस्तानी वहां तो फ्री रन जाते हैं, जाते रहते हैं। चीन में आतंकवाद नहीं है, चीन में लव जिहाद नहीं, चीन में लैंड जिहाद नहीं, चीन में घुसपैठ नहीं, चीन में धर्मांतरण नहीं, चीन में ड्रग स्मगलिंग इतना ज़्यादा नहीं है जैसे यहाँ पे चीन में ह्यूमन ट्रैफिकिंग ज़्यादा है यहाँ पे। क्यों, क्या डिफरेंस क्या है, हमको ये समझना पड़ेगा। समस्या का समाधान परमाणु बम नहीं है। जिहाद का इलाज आप राफेल खरीद के, परमाणु बम बना के, अग्नियान बना के, चंद्रयान बना के, मंगलयान से नहीं कर सकते। तो ये बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन लेने की आवश्यकता है। नहीं, पाकिस्तान के खिलाफ जो जिस तरह से यूरी के बाद हमने हमला किया, सर्जिकल स्ट्राइक किया, फिर बालाकोट हमने किया जब पुलवामा हुआ, और जब पहलगाम हुआ तो हमने जो है ऑपरेशन सिंदूर किया, इससे इसका कोई इलाज नहीं होगा। इसका इलाज नहीं हो सकता। आप कितने अफजल मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा। आप एक अफजल मारोगे 100 अफजल तैयार। मुगल यहाँ पे 1000 मदरसा खोल के गए थे, मदरसा 3 लाख हो चुका है। तो आप मदरसे में क्या होता है दुनिया को पता है। चीन सुरक्षित क्यों है कि उसने मदरसे को बैन कर दिया। चीन सुरक्षित इसलिए है कि उसने 18 साल तक कॉमन एजुकेशन सिस्टम लागू कर दिया कि सब लोग जो मैं पढ़ा रहा हूं वो पढ़ोगे, अपना जो पढ़ना बाद में पढ़ना। चीन इसलिए सुरक्षित है, चीन इसलिए सुरक्षित है, उसने वहां धर्मांतरण कराने की किसी की हिम्मत नहीं। चीन इसलिए सुरक्षित है कि वहां पे तबलीगी जमात जैसे संगठन वहां नहीं है, कोई जमाती वहां संगठन नहीं है। चीन इसलिए सुरक्षित है, वहां विदेशी फंडिंग नहीं है। चीन इसलिए सुरक्षित है, किसी रोहिंग्या बांग्लादेशी की वहां जाने की हिम्मत नहीं। क्यों? उसका कानून बहुत कठोर है। हमें इस बात को समझना पड़ेगा, सिस्टम बदलना पड़ेगा। आपको जब तक नियम कानून नहीं बदलेंगे, सिस्टम नहीं बदलेंगे, तब तक आप देश को सुरक्षित नहीं बना सकते। भारत में अलगाववाद जिहाद इसलिए है क्योंकि संविधान की शपथ लेने वाले सांसदों, विधायकों, मंत्रियों और जजों को लगता है कि वेद पुराण बाइबल कुरान एक समान है। भारत इसलिए असुरक्षित हो रहा है, जिहाद इसलिए बढ़ रहा है कि संविधान की शपथ लेने वाले सांसदों और जजों को लगता है गुरुकुल में जो सिखाया जाता है वही मदरसे में सिखाया जाता है। इनको अजान और भजन का अंतर समझ में नहीं आ रहा है। इनको अभी भी लगता है कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं, हमारी हस्ती भी मिट रही है, बस्ती भी मिट रही है, मारे भी जा रहे, घर के अंदर मारे जा रहे, देश की राजधानी में मर रहे, फिर भी लगता है कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। भारत इसलिए असुरक्षित हो रहा है क्योंकि मजहब के आधार पर विभाजन हुआ। इसके बावजूद मजहब के आधार पर नियम कानून चल रहा है, मजहब के आधार पर आयोग और मंत्रालय चल रहा है, मजहब के आधार पर बोर्ड और ट्रिब्यूनल चल रहा है, मजहब के आधार पर स्कूल और कॉलेज चल रहा है, मजहब के आधार पर लोन और वजीफा बढ़ रहा है, मजहब के आधार पर दुकान और मकान दिया जा रहा है। तो जब हम उस जिहादी सोच को धर्म के नाम पे जस्टिफाई कर रहे हैं तो कभी नहीं हो सकता। धर्म का उल्टा अधर्म होता है। अधर्म के लिए अंग्रेजी में कोई शब्द नहीं है, लेकिन अधर्म को लोग रिलीजन के नाम पे, मजहब के नाम पे जस्टिफाई कर रहे हैं, ये समझना पड़ेगा। मेरी एक PIL है, मैंने इसमें धर्म और मजहब के बीच में 25 अंतर बताए। मोटा मोटा एक अंतर बताता हूं, धर्म जोड़ता है, मजहब तोड़ता है। लेकिन हमारे संविधान की शपथ लेने वाले धर्म को मजहब मानते, मजहब को धर्म मानते। संविधान धर्म की स्वतंत्रता देता है, मजहब की नहीं, लेकिन वो धर्म की स्वतंत्रता को मजहब की स्वतंत्रता मान के बैठे हुए। संविधान इक्वलिटी, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, यूनिटी को प्रमोट करता है। यहां मजहब में इक्वलिटी नहीं, जिस ठीक इसका उल्टा प्रमोट किया जाता है। भाई सनातन धर्म क्या कहता है? वसुधैव कुटुंबकम, नारी तू नारायणी, यत्र नारस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता, सर्वे भवन सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधिके। ये धर्म है। मजहब क्या कहता है? जो मुझे मानेगा वो पाक, जो हमारे नहीं मानेगा नापाक, और जो नापाक है उसको मारो पीटो, उसकी बहन बेटियों को उठा लो, उसके घर में बम ब्लास्ट कर दो, उसको उड़ा दो, कुछ भी कर दो। यह है मजहब। और हमारे संविधान की शपथ लेने वाले सांसद, विधायक, मंत्री और जज धर्म को मजहब और मजहब को धर्म मान के बैठे। समस्या यह है, चीन इस मामले में बिल्कुल क्लियर है। चीन को पता है कि जैसे सारे मजहब एक समान नहीं होते। आप भारत में ले लीजिए, क्या जो जैनिज्म सिखाता है, जो बुद्धिज्म सिखाता है, जो सिखिज्म सिखाता है, वही इस्लाम सिखाता है? क्या वही क्रिश्चियनिटी सिखाता है? नहीं। लेकिन नहीं, हमारे यहाँ कहते हैं सारे पंथ एक समान है, सर्वपंथ समभाव। सर्वपंथ समभाव पता नहीं कहाँ से लाके अपना एक सेंटेंस कॉइन कर दिया, उस पर गाए जा रहे। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। अब मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। अरे मजहब बैर रखना नहीं सिखाता तो ये मैकेनिक, ये इलेक्ट्रीशियन, ये फिटर, ये डॉक्टर, ये इंजीनियर, ये प्रोफेसर बम ब्लास्ट क्यों कर रहे हैं? क्यों खुद ही धमाके बन रहे हैं? और इतना रेडिकलाइजेशन सोचो, वो व्यक्ति 3 घंटे गाड़ी में बैठा रहा। 3 घंटे में न उसको अपने माँ बाप की याद आई, न बीवी की याद आई, न बच्चों की याद आई, न बुआ की याद आई, न खाला की याद आई, न मौसी की याद आई, बैठा रहा। यहाँ कितने सारे मैं ऐसे केस देखता रहता हूँ, वो बेचारे हिंदू जाते हैं सुसाइड करने और फिर लौट के आ जाते हैं, फांसी फंदा वहीं पड़ा रह जाता है। कितने सारे सुसाइड करने छत पे चढ़ते हैं, कूदते नहीं, फिर वापस आ जाते हैं, मूड चेंज हो जाता है। एक व्यक्ति 3 घंटे पूरा इतना बड़ा RDX लेके बैठा हुआ, उसका मूड ही नहीं चेंज हो रहा है। न बच्चों की याद आ रही, नहीं बीवी की याद आ रही, कुछ भी याद आ रही है। अच्छा, ये तो चलो फिर भी ठीक था कि भाई वो 72 हूर मिलेगी, दूध की नदी मिलेगी, फूलों का गद्दा मिलेगा, एक अलग पूरा पैकेज है।
ये जो बड़ा खतरा आया है कि लेडी डॉक्टर, भाई अभी तक तो ये हुआ कि जन्नत में महिलाओं के लिए कोई जगह नहीं है, जन्नत में महिलाओं के लिए कोई पैकेज नहीं है। अब ये नया अगर लेडीज भी इस तरीके से आत्मघाती बन रही हैं तो इसका मतलब कोई नया उनको दिया गया है कि नहीं नहीं महिलाओं के लिए कुछ अलग व्यवस्था है, उस पर रिसर्च होने की जरूरत है, उसको समझने की जरूरत है वो क्या व्यवस्था है। एक बात मैं समझ सकता हूं, आपको बताऊं, पुलिस कितना पूछताछ कर लेगी? अरे जो आदमी जान देने के लिए तैयार है उसको तो पुलिस नहीं रोक सकती। नहीं, पुलिस उससे पूछताछ करके सच निकलवा ही नहीं सकती, सवाल ही नहीं है। पुलिस करेगी ना 4 डंडे मारेगी, अरे वो तो जान देने के लिए तैयार है, पुलिस उसको 4 घंटे भूखा प्यासा रखेगी, आप ये समझिए तैयार है कि आप कोई कड़े तरीके से पूछताछ करेंगे या कोई कार्रवाई करेंगे, उनके नेटवर्क को ऊपर पकड़ने के लिए जाएंगे तो आप ही के फेटर्निटी के लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाएंगे। दूसरा, वो सच बताएगा भी नहीं, जो इतना रेडिकलाइज हो चुका है, जो अपनी जिंदगी देने के लिए तैयार है, उसको आप 2 घंटे उल्टा टांग के 4 सोंटे मार के 2 घंटे पानी से उसको प्यासा रख के भूखा रख के सच नहीं उगलवा सकते। और हमारे इसकी सच उगलवाने का कैसे हो सकता है? जब नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून हो। नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून क्यों नहीं है? बीच में सुप्रीम कोर्ट खड़ा हो गया। 2010 में बालाकृष्णन ने एक जजमेंट दे दिया कि नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट करना ये आर्टिकल 20 का वायलेशन है, जबकि संविधान जब बना था तो नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग नाम का शब्द ही नहीं था, ये कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी। लेकिन चूंकि माननीय बालाकृष्णन साहब को आने वाले जजों को बचाना था, क्योंकि अगर कानून बन गया तो कल को जजों का भी नार्को पॉलीग्राफ हो जाएगा, नेताओं का भी नार्को पॉलीग्राफ हो जाएगा, नौकरशाहों का नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग होगा। तो सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका में सन 2010 में सुप्रीम कोर्ट एक फैसला देके चला गया कि नहीं जी, नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग करना आर्टिकल 20 का वायलेशन है। ये माननीय जज अपना डाटा सुरक्षित रखने के लिए आईफोन यूज करते हैं, लेकिन कभी ये नहीं सोचते कि देश सुरक्षित करने के लिए हम कौन कौन सा नया कानून लेके आए। अपने खुद तो पुलिस के प्रोटेक्शन में चलते हैं, जेड कैटेगरी में, वाई कैटेगरी में चलते हैं, इनको जमीनी हकीकत पता नहीं कि किस तरीके से लोग खतरे में हैं, कैसे लोगों का जीवन खतरे में है। अल्टीमेटली कितने वीडियो आ चुके हैं, खाने में लैट्रिन करने का वीडियो आ चुका है, खाने में थूकने का वीडियो आ चुका है, खाने में पेशाब करने का वीडियो आ चुका है, ठीक है, बिस्किट के ऊपर रगड़ने का वीडियो आ चुका है, मलमूत्र मिलाने का वीडियो आ चुका है, और अब जहर मिलाने के आ रहा है, जो गुजरात में पकड़ा गया। वो तो बड़ा गजब है। वो तो उसमें तो हजारों हजार लोगों की मौत हो जाती है। अरे मैं उसका कैलकुलेशन आपको बता रहा हूं, मेरी वहां चर्चा हुई, वो 10 माइक्रोग्राम एक व्यक्ति को मार सकता है। बिल्कुल ठीक मार सकता है। वो 100 ml जहर जो उन्होंने बनाया था, उससे एक पानी की टंकी पूरी जहरीली हो सकती है। एक पानी की टंकी से सामान्यतः 10,000 लोग पानी पीते हैं। इसका मतलब उसके पास 1 कुंटल जहर था, वो 10 लाख लोगों को एक एट ए टाइम मार सकता है। वो ऐसा जहर था कि केवल आदमी को ऐसे कपड़े पर लगा दो, सूंघ ले तो आदमी मर जाए। जो भोपाल गैस कांड में जो जहरीली गैस थी ना, उससे भी खतरनाक जहर कि अगर उसको हवा में छोड़ दें तो मतलब 1 किलोमीटर के एरिया तक सब लोग मर जाएंगे, ऐसा खतरनाक जहर। लेकिन अब क्या होगा? वर्तमान कानून के अनुसार जो जिसने जहरीला गैस बनाया, जिसने या आपके चांदनी चौक में बम ब्लास्ट किया, या जितने डॉक्टर पकड़े गए, किसी का नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट नहीं होगा, क्योंकि हमारे सुप्रीम कोर्ट बीच में रोक के बैठा हुआ है। किसी की 100% प्रॉपर्टी नहीं जब्त होगी, क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई कानून नहीं है। किसी की नागरिकता खत्म नहीं होगी, क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई कानून नहीं है। किसी को साल भर के अंदर फांसी नहीं होगी, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा कानून नहीं है। मानवाधिकार की दुहाई दे के बड़े बड़े दिग्गज जो भूतपूर्व कानून मंत्री, भूतपूर्व वित्त मंत्री, भूतपूर्व गृह मंत्री, सुप्रीम कोर्ट वाले खड़े हो जाएंगे और कहेंगे देखो जी, आपका अरनेश कुमार का जजमेंट है, बेल इज रूल, जेल इज एक्सेप्शन। एक काम करो, साल भर हो गया इसको जेल में रहते रहते, इसको बाहर करो, इसको जमानत दे दो। तो वो जमानत मांग लेंगे, बोले जी फांसी दो। बोले फांसी कैसे दो दोगे, तुम्हारा कानून ही नहीं है, ये तो आरडीएक्स पकड़ा गया, आरडीएक्स रखना तो कहीं फांसी है। मैं फिर से कह रहा हूं, भय बिन होय न प्रीत, भगवान श्री राम ने कहा था। सठे साठ्यम समाचरित, भगवान कृष्ण ने कहा था। हमारे पूर्वज कहते थे लोहा लोहे को काटता है। जब तक हम इस सिद्धांतों को नहीं अपनाएंगे, सिस्टम नहीं बदलेंगे, तब तक आप परमाणु बम बना के, ब्रह्मोस बना के, अग्नि बना के, राफेल खरीद के, अग्नियान, मंगलयान, चंद्रयान, सूर्ययान बना के ये जिहाद नहीं रोक सकते, अलगाववाद नहीं रोक सकते। समाधान हमारे पास या तो इजराइल है या तो चीन है। या तो इजराइल से सीखिए या तो चीन से सीखिए। इजराइल वाला हमेशा नहीं कर सकते, आप कितना कर लेंगे, इतने बड़े देश। और जब पाकिस्तान तो छोड़िए, जब भारत के अंदर से पैदा हो रहे हैं, मेडिकल कॉलेज से जिहादी पैदा हो रहे हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज से पैदा हो रहे हैं, पुणे का सॉफ्टवेयर इंजीनियर पैदा जिहाद में आ गया, कल को पायलट जिहादी हो जाएंगे, कल को ट्रेन का ड्राइवर जिहादी हो जाएगा, कल का आपका ट्रक का ड्राइवर जिहादी हो जाएगा, कल आपका बस का ड्राइवर जिहादी हो जाएगा। ऊपर से बहुत सारे हिंदू सोशल मीडिया पे कह रहे कि इस घटना के बाद से मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, मुसलमानों के ऊपर शक की निगाह से देखा जा रहा है। ऐसे लोगों को क्या समझाया जाए? नहीं, बचा कौन? इलेक्ट्रीशियन पाया पकड़ा जा चुका है, प्लम्बर पकड़ा गया,
फिटर पकड़ा गया, मैकेनिक पकड़ा गया, कंप्यूटर इंजीनियर पकड़ा गया, केमिकल इंजीनियर पकड़ा गया, IITN पकड़े गए, MBA वाले पकड़े गए, एक IAS था वो कन्वर्जन कराता था यूपी में, पकड़ा गया। तो जब आपका IAS, IPS, जज, सांसद, विधायक, मंत्री, मतलब मंत्री से लेकर संतरी तक सब कहीं ना कहीं पाए जा रहे हैं। और बाकी तो छोड़ो, एक तो उपराष्ट्रपति बन गया था, वो उपराष्ट्रपति बनके भी ऐसे लोगों की मदद कर रहा था इनडायरेक्ट वे में, अलग अलग तरीके से मदद कर। तो जिसको जहां कुर्सी मिल रही है, अगर वही भारत के खिलाफ अपराध कर रहा है तो कहीं ना कहीं बेसिक्स में आपको जाना पड़ेगा। क्या इलाज है इसका? इलाज इसका मैं आपको बताऊं, मां के पेट में सब भ्रूण होते हैं, मां के पेट में कोई आतंकवादी, जिहादी, उन्मादी नहीं होता है। मां के पेट से बाहर आने के बाद ही सब कुछ होता है। समाधान यह है, जब मुगल चले गए मदरसा बंद किया जाए, अंग्रेज चले गए मॉन्टेसरी स्कूल, मिशनरी स्कूल बंद किया जाए, कम से कम 10वीं तक यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम, गुरुकुल वैदिक शिक्षा व्यवस्था लागू किया जाए, मजहब के आधार पर जितने नियम कानून है सबको खत्म किया जाए, समान नागरिक संहिता लागू किया जाए, घुसपैठ को जघन्य अपराध घोषित किया जाए, घुसपैठियों की मदद करने को जघन्य अपराध घोषित किया जाए। जितने ये सलमान सुलेमान आतंकवादी पकड़े सबके सब कन्वर्टेड हिंदू हैं। 7 पीढ़ी पहले सब, कोई जाट था, कोई गुजर था, कोई जाटव था, कोई हरिजन था, कोई ब्राह्मण था, कोई त्यागी था, कोई चौधरी था, सबके सब हिंदू थे। इसका मतलब कन्वर्ट करते ही वो व्यक्ति दुश्मन बन रहा है। तो सबसे पहले धर्मांतरण को रोका जाए। आज की डेट में दुनिया में सब ज्यादा धर्मांतरण भारत में हो रहा है। 40 लाख हिंदू पर डे हर साल कन्वर्ट हो रहे हैं। एक कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजी बनाने की आपको मैंने आज तक एक भी आतंकवादी या जिहादी नहीं पाया जो जिसके माँ बाप ने हम दो हमारे दो फॉलो किया हो। इसका मतलब कहीं ना कहीं इसका जनसंख्या विस्फोट से जितने आतंकवादी जिहादी अभी भी पकड़े जा रहे हैं, कोई 5 भाई बहन, कोई 8 भाई बहन, कोई 10 भाई बहन। मैं ये नहीं कह रहा हूं जो ज्यादा होते हैं ऐसे होते हैं, लेकिन ये है, कनेक्शन है। तो कहीं ना कहीं आपको समान शिक्षा लागू करना पड़ेगा, समान नागरिक संहिता लागू करना पड़ेगा, घुसपैठ नियंत्रण कानून बनाना पड़ेगा, धर्मांतरण नियंत्रण कानून बनाना पड़ेगा, जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाना पड़ेगा, और 60-60 समाचारित आतंकवादियों और उनके मददगारों का नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट करने के लिए कानून बनाना पड़ेगा, साल भर के अंदर फांसी देने के लिए कानून बनाना पड़ेगा, इनकी प्रॉपर्टी जब्त करने के लिए कानून बनाना पड़ेगा, इनकी सिटीजनशिप खत्म करने के लिए कानून बनाना पड़ेगा। जब वो खौफ पैदा होगा, शिक्षा में संस्कार होगा और कानून का खौफ होगा, तब जिहाद रुकेगा। नहीं तो आज यहां, कल वहां, परसों यहां, यही चलता रहेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने डिटेल में बताया कि किस तरीके से ये जो दिल्ली में हुआ है वो एक सिम्टम है, बीमारी कुछ और है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।